हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द क्विक लाइब्रेरी में। और आज बात करेंगे हम अपने लॉ नंबर 8 की, जो है मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। मतलब सिचुएशन ऐसी बना के रखो कि लोग तुम्हारे पास आए, और इसके लिए अगर चारा भी डालना पड़े, जैसा कि हम मछली पकड़ने के लिए करते हैं, तो वो भी करो, क्योंकि ऐसा करने से हम कंट्रोल में रहते हैं, जबकि दूसरा आदमी हमारे बेट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब देखते हैं साहब कि कैसे इस लॉ को इतिहास में यूज किया गया। तो कहानी शुरू होती है 1814 वियना की कांग्रेस से। अब यहाँ नेपोलियन को बंदी बनाकर एल्बा नाम के आइलैंड पर भेजा जा चुका है, जो कि इटली से काफी करीब है। और अभी यहाँ उस टाइम की यूरोप की सारी बड़ी पावर्स एक साथ बैठी हुई हैं और नेपोलियन के साथ क्या किया जाए ये डिस्कस कर रही हैं। ये पावर्स थी इंग्लैंड, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और भी कुछ दूसरे देश। क्योंकि भले ही चाहे नेपोलियन को बंदी बना लिया गया हो, पर उसकी प्रेजेंस अभी भी सबको नर्वस करती थी। ऑस्ट्रिया और अलेक्जेंडर फर्स्ट, जो कि रशिया का जार मतलब कि एम्परर था, वो तो नेपोलियन को जिंदा ही नहीं देखना चाहता था, जबकि पोलैंड ऐसा नहीं सोचता था। अब खैर सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, पर उनके बीच यहाँ एक ऐसा आदमी भी था जो कि बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, जैसे कि वो कुछ जानता हो जो कि बाकी के लोग नहीं। और ये था टैलीरैंड। ये नेपोलियन का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर था। और जब यहाँ ये सब कुछ चल रहा था, तो उधर आइलैंड ऑफ एल्बा में नेपोलियन काफी परेशान था, क्योंकि उसको जो लाइफ वहां दी गई थी वो उसके ऊपर किया हुआ एक मजाक था, ताकि वो मेंटली अपने ऊपर शर्म महसूस करे। अब किया ये था कि उसे एक तरह से एल्बा का किंग बनाया था, जिसमें कि उसे एक कुक दिया गया था, एक हाउसकीपर, एक पियानिस्ट और कुछ बाकी के लोग इधर उधर का कुछ काम करने के लिए। मतलब उसे एक बहुत लो लाइफ राजा बनाया गया था, जो कि एक योद्धा के लिए बहुत शर्म की बात थी। अब समझिए साहब कि उसको किसी काल कोठरी में या उसे मार नहीं दिया गया, क्योंकि ये उसके लिए एक फक्र की बात होती, मगर हार कर जिंदा रहना और ऐसी लो लाइफ जीना नेपोलियन जैसे राजा के लिए हर पल मरने जैसी बात थी। खैर अब उस साल जब सर्दियों का मौसम आया, तो कुछ बातें ऐसी हुई जो कि बहुत ही ड्रामेटिक और हैरान करने वाली थी, जैसा कि एक स्क्रिप्टेड नाटक चल रहा हो। शुरुआत हुई ऐसे कि एक दिन ब्रिटिश शिप्स ने एल्बा को सब तरफ से घेर लिया, और अब उनकी तोपों के निशानों पर एल्बा के सभी एग्जिट पॉइंट्स थे। पर तभी कहीं से 26 फेब 1815 इस तारीख को भरे दिन के उजाले में एक शिप आया, जिस पर 900 सैनिक सवार थे। सबकी आंखों के सामने से वो नेपोलियन को वहां से बचाकर समुद्र में लेकर भाग गया। अब इंग्लैंड के शिप्स ने उनका पीछा भी किया, मगर वो नेपोलियन का शिप बहुत तेजी से दूर निकल गया, जिसको कि ये इंग्लैंड के सेलर्स नहीं पकड़ पाए। अब इस इम्पॉसिबल टाइप के इंसिडेंट ने पूरे यूरोप की पब्लिक को बड़ी हैरानी से भर दिया, और वियना की पार्लियामेंट को डर से। और इधर जब नेपोलियन एल्बा से बचकर निकल चुका था, तो ऐसे में उसके लिए सेफ होता कि वो यूरोप छोड़कर कहीं और चला जाता, क्योंकि अगर जैसे ही उसके दुश्मनों को उसकी लोकेशन का पता चलता, तो वो फिर से उसको पकड़ ले। पर नेपोलियन ने किया इसके बिल्कुल उलट। वो वापस अपनी कंट्री फ्रांस गया और अपनी वो छोटी सी 900 सैनिकों की सेना के साथ पेरिस की सड़कों पर मार्च करता हुआ दिखाई दिया, इस होप में कि वो अपनी राजगद्दी फिर से वापस पा लेगा। और हुआ भी यही। उसकी ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। हुआ ये कि जब वो दुनिया से डरे बगैर पेरिस की सड़कों पर चला, और ऐसा करते हुए वहां के लोगों ने उसे देखा, तो लोगों का दिल उसके लिए इज्जत से भर गया, और वो नेपोलियन के पैरों में गिर पड़े। और जब यहाँ ये हो रहा था, तो उधर राजमहल से ऑर्डर पाकर मार्शल ने के अंडर में एक आर्मी नेपोलियन को अरेस्ट करने के लिए पेरिस पहुंची। पर वहां जैसे ही सैनिकों ने नेपोलियन को देखा, तो वो पलट गए। नेपोलियन को अरेस्ट करने की बजाय अब वो उसके साथ हो गए, और भी बहुत सारे लोग नेपोलियन से जुड़ गए, और अब नेपोलियन के पास एक सेना खड़ी हो गई, और नेपोलियन ने उस टाइम के एम्परर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। अब जो राजा नेपोलियन की गद्दी पर बैठा था, वो फ्रांस छोड़कर भाग गया, और कुछ ही दिनों में नेपोलियन फिर से राज सिंहासन पर बैठ गया।
और अगले 100 दिनों तक नेपोलियन ने राज किया, क्योंकि उसके बाद उस साल जून में वाटरलू की बैटल शुरू हो गई, अब जिसमें नेपोलियन को बहुत करारी हार मिली, जिसकी वजह एक ये भी थी कि जिस टाइम नेपोलियन फिर से गद्दी पर बैठा तब तक कंट्री बैंकरप्ट हो चुकी थी और रिसोर्सेस भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं बचे थे, और इस बार नेपोलियन के दुश्मनों को भी सबक मिल चुका था। तो इस बार उन्होंने नेपोलियन को बहुत दूर समुद्र के बीच एक वीरान आइलैंड सेंट हेलेना में छोड़ दिया, जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था, और फिर नेपोलियन की मौत भी वहीं हुई लगभग 52 की एज में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेपोलियन भाग गया एल्बा से, ऐसा कैसे हुआ? और अब जब वो फिर से पकड़ा गया तो ये भी ठीक ही है, मगर ये लॉ नंबर 8 कहां और कैसे अप्लाई हुआ? तो अब देखते हैं कि दरअसल इस कहानी के पीछे हुआ क्या। और अब शुरू होता है कहानी का ड्रामेटिक पार्ट कि कैसे नेपोलियन बेट में फंसा और वो कौन था जिसने की बेट डाला था। तो हुआ ये था कि नेपोलियन ने यूं ही बगैर तैयारी के भागने का प्लान नहीं बनाया था, बल्कि ये सब कुछ सोचा समझा काम था। दरअसल उसको ये खबर पहुंचा दी गई थी कि इस टाइम वो फ्रांस में पहले से भी कहीं ज्यादा फेमस हो गया है और वहां की जनता उसको सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है अगर कभी भी वो वापस फ्रांस आ सका तो। और उसको ये भी यकीन दिलवाया कि कुछ यूरोपियन पावर्स और इवन इंग्लैंड भी उसकी मदद करेंगे उसको उसकी पोजीशन वापस दिलाने में। और नेपोलियन को ये सब यकीन दिलवाने वाले का नाम था जनरल कोलर। कोलर ने उसको ये भी बताया कि इंग्लिश सोल्जर्स उसको वहां से भागने देंगे जब भी वो ये कोशिश करेगा। और ये सारा खेल इसीलिए ब्रॉड डे लाइट में रचा गया। अब यहाँ नेपोलियन ये नहीं जानता था कि इस सब खेल के पीछे एक मास्टरमाइंड है जो कि पर्दे के पीछे रहकर सबको कठपुतली की तरह नचा रहा है, और वो था उसका अपना एक्स फॉरेन मिनिस्टर टेलीरेंड। टेलीरेंड और सिर्फ टेलीरेंड ही था जो कि नेपोलियन को फिर से राजा बनाना चाहता था ताकि इस बार वो नेपोलियन को हमेशा के लिए खत्म कर सके। दरअसल टेलीरेंड नेपोलियन के एम्बिशन और यूरोप की अनसेटलिंग स्टेबिलिटी को देखकर खुश नहीं था। वो नेपोलियन के अगेंस्ट तो काफी पहले ही हो चुका था। यहाँ तक कि टेलीरेंड ने इस बात का भी प्रोटेस्ट किया था कि जब नेपोलियन को भेजा जा रहा था एल्बा में जो कि जमीन के काफी करीब ही था, तो उस टाइम टेलीरेंड ने कहा था कि उसको कहीं दूर बहुत दूर भेजा जाए जहां से नेपोलियन के वापस आने का कोई सोच भी ना सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूरोप में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। पर उस वक्त किसी ने भी उसकी इस बात को नहीं सुना। तो अब बजाय इसके कि वो अपनी इस बात को सबके सामने बार बार कहता, उसने जल्दबाजी ना करने का फैसला लिया और चुपचाप एक प्लान बनाकर उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और आखिरकार वो कैस्टल री और मेटरनीश जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उन्हें अपने साथ मिला लिया। और इन दोनों की मदद से टेलीरेंड ने नेपोलियन के सामने एल्बा से भाग निकलने और फिर राजा बनकर वापस पावर में आने का बेट फेंका, जिसमें कि जनरल कोलर ने भी बखूबी काम को अंजाम दिया। और एक मास्टर कार्ड प्लेयर की तरह टेलीरेंड को आने वाले वक्त का पहले से अंदाजा था, क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होना था। प्लान जो कि उसने बनाया था नेपोलियन की एम्बिशंस, उसकी एग्रेसिव एनर्जी, उसके नेचर को जानकर। वो जानता था कि जब नेपोलियन वापस फ्रांस का राजा बनकर आएगा तो देश की भलाई के लिए तो कुछ करेगा नहीं, पर फिर से दूसरे देशों से लड़ाइयों में बिजी हो जाएगा, जिससे फिर से सारा यूरोप हिल जाएगा। अब एक वियना का डिप्लोमेट था जिसने की अंदाजा लगा लिया था इस बात का कि इस सब के खेल के पीछे टेलीरेंड है, इसलिए उसने कहा था he has set the house ablaze in order to save it from the plague। मतलब एक खतरनाक बीमारी से सबको बचाने के लिए उसने अपने घर में आग लगा दी, या यूं कहें कि खुद को बर्बाद करके उसने दूसरों के घरों को बचा लिया। अब ये बुक हमें बताती है साहब कि बहुत बार सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है चुप बैठना, बिल्कुल काम, जबकि जहां दूसरे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हों। हमें लॉन्ग टर्म पावर का गेम खेलना चाहिए, बजाय इसके कि हम शॉर्ट क्विक विक्ट्रीज पर ध्यान दें। आगे ये भी लिखा है कि अग्रेसिव आदमी शायद ही कभी अपने फुल कंट्रोल में होता है। अग्रेसिव आदमी हमेशा दूसरों के एक्शंस पर अपना
रिएक्शन देता रहता है, जिससे कि वो सिचुएशन को अपने हाथों से निकल जाने देता है। अब वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहा होता, बल्कि कोई उसके साथ खेल रहा होता है, क्योंकि रिएक्शन देते देते वो ये कभी सोच नहीं पाता कि अब वो एक मोहरा बन चुका है और उसको छेड़ने वाला एक प्लेयर। समझ गए साहब? तो अपना लॉ नंबर 8 यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और कोई कमेंट, सजेशन या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दो। 48 लॉज ऑफ पावर के पहले के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप पहले के सारे लॉज देख और सुन सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट लॉ है, लॉ नंबर 9 होगा, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। तो साहब, आपने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।